औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 से शुरू करने से पहले आज टेस्ट बार बार हम आपको बताते कि 20 सितंबर को है, ठीक है। तो 20 सितंबर को डेट जो है वो कंफर्म हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है। हमने आपको कहा था, जिस तरह वादा हमने किया था कि 10 सितंबर तक हम इंशाल्लाह कोर्स को वाइंड अप करेंगे। अगर एक दिन या 2 दिन लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए तो थोड़ा सा आप लोग तहम्मुल से काम लें, क्योंकि मुझे भी 2 दिन 3 दिनों से बुखार भी था, टेम्परेचर भी था, थ्रोट इन्फेक्शन भी था, गला बिल्कुल बैठ गया था। और अब जान साहब जो है उसका मलेरिया है, ठीक है, तो वो भी बेड रेस्ट पे है। बाकी मैं यहाँ पर आईटी ग्रुप वालों को कह रहा हूँ कि कोशिश करें कि सब टीचर्स के लेक्चर्स ओपन करवा लें। तो जो चैप्टर, जो टॉपिक्स किसी भी टीचर के हो पढ़ा करें। टाइम नहीं है अभी आपके पास, अब पढ़ा करें, ठीक है। जो इंसान सीखना चाहता है तो वो किसी से भी सीख सकता है, और हमारे साथ सारे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, ठीक है। तो आप टाइम वेस्ट मत करें, टाइम को सही तरीके से मैनेज करें। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत ले, टेंशन की किश्तियों को जला दे, ठीक है। आप रेगुलरली टाइम को सही तरीके से मैनेज कर ले। मैं आपको गारंटी देता हूँ, लेक्चर्स को कौन से लेक्चर्स आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको सही तरीके से मैनेज करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप लोगों ने टेंशन लिए तो अगर हम जो भी करें, अगर हम जो भी करें, जितने भी अच्छा पढ़ा ले, ठीक है, इवन वो MCQs यहाँ पर अगर हम पढ़ा भी ले, ठीक है, और अगर वो आपकी खुशकिस्मती की वहां पर आ भी जाए, वो भी आप नहीं कर सकते अगर आप लोगों ने टेंशन लिए, ठीक है। तो आप टेंशन मत ले, टेस्ट आप लोगों ने देना है, ठीक है। बोल्ड रहे, साबित कदम रहे, ठीक है, जिक्र करें और स्टडी करें, टाइम को सही तरीके से मैनेज करें। टेंशन आप लेंगे तब भी आप टेस्ट देंगे, टेंशन अगर आपने नहीं लिया तब भी आप टेस्ट देंगे। लेकिन अगर आपने टेंशन नहीं ली और आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका स्टडी ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने टेंशन ली और आप स्टडी कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा वो स्टूडेंट्स जो स्टार्ट से पढ़ रहे हैं उसके लिए मैं स्टार्ट चैप्टर्स जो है वो लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा, और लास्ट चैप्टर्स जो है 7, 8, 9 उसके लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा। उन स्टूडेंट्स के लिए जिसने फर्स्ट चैप्टर्स पढ़े, खुद पढ़े या कहीं से पढ़े, ठीक है, और वो लास्ट चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो वो लास्ट चैप्टर्स जो है उसके लिए मैं करवा लूंगा, वो भी करवा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का फायदा होगा। नाउ लेक्चर नंबर 7, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर का अपोजिट प्रोसेस है। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते टू गेट अ सिंगल वेक्टर, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं into 2 or more than 2 components। कंपोनेंट का क्या होता है? कंपोनेंट आपके पास क्या होते हैं? द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एनी एक्सिस। अगर मैं कह दूं x कंपोनेंट, सो द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन x एक्सिस। अगर मैं कह दूं y कंपोनेंट, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन y एक्सिस। अगर मैं कह दूं z कंपोनेंट, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन z एक्सिस, ठीक है। अब fx, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन x एक्सिस। fy, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम कंपोनेंट कहते हैं। और हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों करते हैं? टू नो इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का इफेक्टिव कंपोनेंट आपके पास कितना होगा, या एक फोर्स का इफेक्टिवनेस कितना होगा, ठीक है। तो उसको मालूम करने के लिए बेसिकली हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को करते हैं। अब ये आपके पास एक मास है, मैंने इसके साथ एक रस्सी लगाया हुआ है, फोर्स F लगाकर मैं इसको खींच रहा हूं। तो अगर मैं इस फोर्स F का प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं x एक्सिस पे, दिस इज द fx कंपोनेंट, x कंपोनेंट, ये प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन y कंपोनेंट। तो ये fx कंपोनेंट, x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, और थीटा आपके पास दिस इज द एंगल विद अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि हमारा रेफरेंस एक्सिस x एक्सिस है यहां पर। तो fx इज इक्वल टू f cos थीटा, fx बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो fx इज इक्वल टू f cos थीटा, fy इज इक्वल टू f sin थीटा, ठीक है। और अगर मैं एक वेक्टर को कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख लो, अगर मैं एक वेक्टर को कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख लो, तो f वेक्टर इज इक्वल टू fx प्लस fy, ठीक है। या मैं इसको fxi यूनिट वेक्टर प्लस fyj यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं। देखिए, मैंने इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगाया हुआ है, लेकिन जब आपने यूनिट वेक्टर्स लगा लिए तो फिर fx और fy के ऊपर आपने वेक्टर का निशान नहीं लगाना होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ये कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और मैग्नीट्यूड स्केलर होता है,
उसके ऊपर हम वेक्टर का निशान नहीं लगाते। यूनिट वेक्टर यहां पर हमने लिख लिए हैं, इसमें यूनिट वेक्टर नहीं है तो देखिए इसके ऊपर हमने वेक्टर का निशान लगाया हुआ है। लेकिन अगर आपने यूनिट वेक्टर्स लिख ली तो फिर इसके ऊपर आपने वेक्टर का निशान नहीं लगाना होगा। ठीक है, अब अगर मैं लिख लूं वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म, तो एफ एक्स एफ कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर। ये एक्स कंपोनेंट, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट, ठीक है, और ये आपके पास जो है वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। अगर एंगल हो और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हो, इसमें पुट करें आपके पास वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म आ जाएगा। नीचे मैंने लिखा है द यूनिट वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 हो। ठीक है, सो ये यूनिट वेक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा आई प्लस sin थीटा जे। देखिए इसके ऊपर मैंने वेक्टर का यूनिट वेक्टर का निशान लगाया हुआ है, और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अंडर द रूट इज इक्वल टू 1। तो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास जो है वो 1 आएगा। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, ये आपके पास यूनिट वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म। अगर थीटा 30 डिग्री है तो cos 30 आई प्लस sin 30 जे। अगर एंगल 45 डिग्री है cos 45 आई प्लस sin 45 जे। अगर एंगल 60 डिग्री है cos 60 आई प्लस sin 60 जे यूनिट वेक्टर आपके पास यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द यूनिट वेक्टर इन अ कंपोनेंट्स फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं, ये तो थीटा एंगल था विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर मैं एंगल को विद वर्टिकल एक्सिस लूं, ये आपके पास विद वर्टिकल एक्सिस लेट सपोज एंगल बना, ठीक है, अल्फा, तो मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये आपके पास एफ एक्स, ये आपके पास एफ वाई। ठीक है, मैं इसके साथ लिख लेता हूं अल्फा इज द एंगल विद वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। तो अगर एंगल आपके पास जो है वो विद वाई एक्सिस हो, अल्फा इज द एंगल विद वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, तो फिर आपके पास एफ एक्स, आप ये देखिए ये अल्फा वर्टिकल एक्सिस के साथ है। इस ट्राइंगल में एफ एक्स परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने जो कंपोनेंट होते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, जो साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, और एंगल के साथ जो टच होता है वो बेस होता है। एंगल के साथ जो टच होता है वो बेस होता है, और एंगल के जो बिल्कुल अपोजिट होता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आप अल्फा वाले ट्राइंगल में देख ले तो एफ एक्स परपेंडिकुलर है और एफ वाई बेस है। ठीक है, और अगर आप इस ट्राइंगल में देखें, तो एफ एक्स आपके पास बेस है और एफ वाई आपके पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखिए इसमें एफ एक्स बेस, उसमें एफ एक्स परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल में इसमें एफ वाई बेस, इसमें एफ वाई परपेंडिकुलर। तो देखिए आपके पास इसमें, ये तो हम कर चुके हैं, ये बेस हाइपोटेन्यूज तो cos थीटा उसमें आ रहा था, लेकिन इसमें देखिए एफ एक्स इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये आपके पास जो है sin थीटा होगा। तो मैं लिख लूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ साइन अल्फा। ठीक है, एंड एफ वाई आपके पास जो है एफ cos अल्फा। ठीक है, एफ एक्स आपके पास जो है एफ साइन अल्फा एंड एफ वाई आपके पास जो है एफ cos अल्फा। ठीक है, अच्छा अब वहां पर एक्स कंपोनेंट में थीटा व्हेन द एंगल इज विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो एफ एक्स में cos थीटा था और एफ वाई में sin थीटा था। ठीक है, और अल्फा एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ है, तो आप देख सकते एफ एक्स में एफ साइन है, मीन साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें cos है। ठीक है, तो मैं फोर्स को इस तरह लिख सकता हूं एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, ये आपके पास एफ साइन अल्फा आई प्लस एफ cos अल्फा जे यूनिट वेक्टर। दिस इज द वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म। ये आपके पास वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में आपके पास आ गया है। ठीक है, अब अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लिख लो, तो यूनिट वेक्टर इसका होगा साइन अल्फा आई यूनिट वेक्टर प्लस cos अल्फा जे यूनिट वेक्टर। देखिए यहां पर आई के साथ cos था, जे के साथ साइन था, यहां पर आई के साथ साइन है, जे के साथ cos है। क्यों? क्योंकि यहां पर अल्फा एंगल विद अ वर्टिकल एक्सिस है। तो देखिए जहां पर भी साइन थीटा या cos थीटा इन्वॉल्व हो, तो आप लोगों का सबसे पहला काम यह होगा
कि एंगल को देखें कि वो विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस है कि विद वर्टिकल एक्सिस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि थीटा इज द एंगल विद, अगर मैं लिख लूं एक एमसीक्यू, ए इज इक्वल टू 10 यूनिट, ए आपके पास 10 यूनिट है और थीटा आपके पास 30 डिग्री है, थीटा आपके पास क्या है 30 डिग्री है, देन एफ एक्स आपके पास क्या होगा, एफ वाई आपके पास क्या होगा। ठीक है, मैं आपसे ये पूछ सकता हूं फोर्स इन कंपोनेंट्स फॉर्म, ये वेक्टर, सॉरी ये ए एक्स है, एफ नहीं, ए एक्स क्या होगा, ए वाई आपके पास क्या होगा। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म आपके पास क्या होगा, वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म आपके पास जो है वो क्या होगा। ठीक है, मैंने अगर एंगल के साथ नहीं लिखा कि एंगल किस एक्सिस के साथ है तो फिर आप एक्स एक्सिस लेंगे, लेकिन अगर मैंने इसके साथ लिख लिया कि थीटा इज इक्वल टू 30 विद वाई एक्सिस या विद वर्टिकल एक्सिस, तो फिर देखिए एफ एक्स आपके पास फिर एफ एक्स लिख रहा हूं, ए एक्स आपके पास जो है दिस इज ए साइन थीटा और ए वाई आपके पास जो होगा वो ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, और इसमें अगर आप पुट करें तो 10 यूनिट इंटू साइन 30, ये आपके पास 10 यूनिट इंटू कॉस 30 डिग्री आपके पास होगा। ठीक है, और अगर मैं वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म लूं तो वो आपके पास बन जाएगा ए साइन थीटा आई प्लस ए कॉस थीटा जे। ठीक है, अच्छा अगर मैं यूनिट वेक्टर लिख लूं तो वो आपके पास साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, इसके साथ यूनिट नहीं होगा। एक बात याद रखिए, यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट, यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता, तो यूनिट वेक्टर में अगर यूनिट है तो वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जे, मैंने इसके साथ यूनिट नहीं लिखा। अच्छा, इसमें ए 10 यूनिट है और थीटा 30 डिग्री है, पुट करें आपके पास वेक्टर इन कंपोनेंट्स फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है जरूरी बात है। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा और हम पढ़ेंगे भी कि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। कब? अगर आपको ये बताया गया हो कि एंगल इज विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नहीं बताया तो फिर भी आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लेते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, देन व्हाट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो फिर आपके पास ए डॉट बी, ए बी साइन थीटा आपके पास होगा और ए क्रॉस बी, ए बी कॉस थीटा होगा अगर एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ हो। तो जहां पर भी साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व हो तो वहां पर आप लोगों ने ये देखना होगा कि एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ गिवन है कि वर्टिकल एक्सिस के साथ गिवन है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा। अगर मैं लिख लो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है, F इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बल्कि मैं चले 60 डिग्री लिख लूंगा, देन मैं लिख सकता हूं एफ एक्स क्या होगा, एफ वाई क्या होगा। ठीक है, आपके पास वेक्टर फोर्स इन कंपोनेंट्स फॉर्म, फोर्स इन कंपोनेंट्स फॉर्म आपके पास क्या होगा। ठीक है, और मैं आपसे पूछ सकता हूं यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो एफ एक्स क्या होगा, एफ साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। अगर आपको एंगल के बारे में ना बताएगी कि हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, तो फिर आप एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ही एंगल लेंगे। एफ वाई आपके पास जो है दिस इज एफ साइन थीटा। ठीक है, फोर्स इन कंपोनेंट फॉर्म ये आपके पास एफ कॉस थीटा आई प्लस एफ साइन थीटा जे, ये आपके पास फोर्स इन कंपोनेंट्स फॉर्म बना। ठीक है, और यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर आपके पास होगा cos 60 आई प्लस sin 60 जे। ठीक है, और आपको पता है कि cos 60 जो है वो आपके पास 0.5 आई और ये आपके पास 0.866 जे। इसके साथ अगर न्यूटन हो तो फिर ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा, तो आपने यूनिट को पुट नहीं करना होगा। दिस इज द फोर्स, ठीक है, द यूनिट वेक्टर ऑफ द फोर्स विच इज 0.5 आई यूनिट वेक्टर प्लस 0.866 जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल एमसीक्यू बन गया है। सही है, अब अगर आपके पास मैग्नीट्यूड, अगर आपके पास कंपोनेंट हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आपने मालूम करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस
एफ वाई स्क्वायर, ये 2D के लिए। ठीक है, अगर 3D हो तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर, ये आपके पास 3 डायमेंशनल। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्शन को लू फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एंगल ऑफ अ वेक्टर विद वर्टिकल एक्सिस, तो फिर tan इनवर्स एफ एक्स डिवाइड बाय एफ वाई आपके पास होगा। एफ एक्स डिवाइड बाय एफ वाई आपके पास फिर होगा अगर मैं कह दूं कि थीटा इज द एंगल विद वाई एक्सिस। लेकिन अगर tan इनवर्स एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स है, सो दिस इज द एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये आप डायरेक्शन के लिए मालूम कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इफ द वेक्टर इज इन 3D, तो वो फर्स्ट ईयर में एफएससी में नहीं है। ठीक है, हाई लेवल पे है। डायरेक्शन को साइंस से हम डायरेक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर को मालूम कर सकते हैं। यहां पर नहीं है तो उस पर हम टाइम जाया नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखें। सो दिस इज द फॉर द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब एक एमसीक्यू अगर मैं लिख लो, लेट सपोज फोर्स है 3 न्यूटन का, एफ एक्स 1 न्यूटन है, एफ जेड आपके पास 2 न्यूटन है, तो एफ वाई आपके पास क्या होगा? ए ऑप्शन 1 न्यूटन, बी ऑप्शन 2 न्यूटन, सी ऑप्शन 0 न्यूटन और डी ऑप्शन 0.5 न्यूटन। ठीक है, मिसिंग कंपोनेंट आप किस तरह मालूम करते हैं? तो देखिए यही फार्मूला है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आप अगर इस फोर्स को देख ले, 3 स्क्वायर 9 न्यूटन, एफ एक्स 1 स्क्वायर, एफ वाई मिसिंग है वाई स्क्वायर, एफ जेड आपके पास 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो 5 के साथ में क्या ऐड कर जाओ कि 9 आ जाए, तो 4, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा द मिसिंग कंपोनेंट इज अ 2 न्यूटन। ये फार्मूला आप लोगों ने इस्तेमाल करना होगा। एफ 3 न्यूटन स्क्वायर 9, एफ जेड 2 स्क्वायर 4, एफ एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 5 के साथ में क्या ऐड कर जाऊं, ठीक है, कि आपके पास 9 आ जाए, तो 4 और 4 आपके पास 2 का स्क्वायर, तो मिसिंग कंपोनेंट आपके पास होगा इट विल बी 2। ठीक है, एक और एमसीक्यू मैं लास्ट एमसीक्यू करवा रहा हूं। अगर मैं इस तरह लिख लो कि आपके पास ए एक्स जो है दिस इज 6 यूनिट, ए वाई आपके पास जो है दिस इज 8 यूनिट, ए जेड आपके पास क्या होगा इफ ए इज इक्वल टू 10। अगर ए आपके पास 10 यूनिट हो, ठीक है, ए आपके पास क्या हो 10 यूनिट हो, तो ए जेड आपके पास क्या होगा? ए ऑप्शन 3 यूनिट, बी ऑप्शन 2 यूनिट, सी ऑप्शन 1 यूनिट, ठीक है, और डी ऑप्शन 0 यूनिट। मिसिंग कंपोनेंट, तो आप देखिए सबसे पहले ए कितना है 10 है, ठीक है, तो मैं लिख लूंगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए आपके पास 10 स्क्वायर है, ए एक्स आपके पास है वो 6 स्क्वायर है, ए वाई आपके पास है वो 8 स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर, ए जेड इज मिसिंग, तो 10 स्क्वायर आपके पास क्या बन जाता है 100, 6 स्क्वायर 36 प्लस 64 एंड ए जेड स्क्वायर, तो 36 प्लस 64 100 आ गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए जेड आपके पास क्या होगा 0 यूनिट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक दूसरा मॉडल एमसीक्यू है फॉर द मिसिंग कंपोनेंट, फॉर द मिसिंग कंपोनेंट। अच्छा, अब यहां पर मैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के लिए बात कर रहा हूं, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज अ कैलकुलेटर रिजल्ट, दिस इज अ कैलकुलेटर रिजल्ट, और इसके साथ लिखा गया है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइन मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, तो हम साइन जो है उसको नहीं लेते।
ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेटर रिजल्ट कभी भी आपको एक्चुअल डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख लो, दिस इज अ प्लस वाई, दिस इज प्लस एक्स, ठीक है, ये आपके पास माइनस एक्स, ये आपके पास माइनस वाई। याद रखिए, थीटा जो लिया गया है यहां पर पॉजिटिव एक्स 0, ये आपके पास 90, ये आपके पास 180 डिग्री, ये आपके पास 270 डिग्री, ये आपके पास 360 डिग्री। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, सो कन्वेंशनली इट इज कंसिडर्ड दैट थीटा इज पॉजिटिव, और थीटा इज पॉजिटिव का मतलब ये थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा इज इंक्रीजिंग 0, 90, 180, 270, 360, इट मींस थीटा इज इंक्रीजिंग। और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, तो थीटा आपके पास क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? 360, 270, 180, 90, 0, थीटा इज डिक्रीजिंग। तो कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज थीटा को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया जाता है। क्यों? थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव बिकॉज थीटा इज इंक्रीजिंग एंटी क्लॉकवाइज, थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव बिकॉज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये बात याद रखें। तो हम कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल इंक्रीजिंग एंटी क्लॉकवाइज लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज में, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बात याद रखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होता है, वाई कंपोनेंट भी आपके पास पॉजिटिव होता है। दूसरी बात यह है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इक्वल टू पॉजिटिव इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, लेट्स सपोज ये आपके पास ए वेक्टर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव होंगे। और याद रखिए, आपको जो कैलकुलेटर रिजल्ट देता है वही आपके पास एक्चुअल डायरेक्शन होगा, वही आपके पास क्या होगा? एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर होगा। तो मैं अगर आपसे पूछ लूं कि एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसका रेंज ऑफ एंगल क्या होगा? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। ठीक है, अगर एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो रेंज ऑफ एंगल ऑफ ए वेक्टर विल बी बिटवीन 0 एंड 90। इवन 90 और 0 भी एंगल इस वेक्टर का नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अगर एक एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू प्लस आई प्लस जे। अगर आप देखें दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव है, तो अगर दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव है, इट मींस द वेक्टर लाई इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से मालूम करें, y डिवाइड बाय 1 ये 45 डिग्री आ जाएगा, यही आपके पास थीटा 1 होगा। तो मैंने आपको ये कहा कि अगर एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपको जो कैलकुलेटर रिजल्ट देगा वही एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर होगा। अगर एक वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेट्स सपोज ये बी, कैलकुलेटर आपको ये रिजल्ट देगा 5, 2। ठीक है, कैलकुलेटर आपको ये रिजल्ट देगा, लेकिन हमारा रेफरेंस एक्सिस तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो फिर इसका जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा वो ये होगा, दिस विल बी द एक्चुअल डायरेक्शन। इसको हम कहते हैं दिस इज थीटा 2, ये आपके पास थीटा 2 होगा, एक्चुअल डायरेक्शन। अब इस एक्चुअल डायरेक्शन को हम किस तरह मालूम करेंगे? 180 से, ये देखिए 180 एंगल है, ये 180 से अगर आप कैलकुलेटर रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखे एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई कंपोनेंट आपके पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसमें ओनली साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा आपके पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं लू बी वेक्टर, ये भी आपके पास एग्जाम्पल, अगर मैं लिख लो बी वेक्टर माइनस आई प्लस जे, तो देखिए एक्स कंपोनेंट इज नेगेटिव, वाई कंपोनेंट इज पॉजिटिव, इट मींस द वेक्टर लाई इन अ सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ये वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो इसका जो एंगल होगा वो 90 और 180 के दरमियान होगा। अगर एक वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है, द रेंज ऑफ एंगल इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री।
अगर आप लोग कैलकुलेटर से रिजल्ट मालूम करें 1 डिवाइड बाय 1, यहां पर मैंने लिखा इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, तो देखिए माइनस है लेकिन मैंने माइनस पुट नहीं किया। क्यों? मैं कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड ले रहा हूं और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन का मतलब आपके पास ये होगा। ठीक है, ये मुझे 45 एंगल देगा। कैलकुलेटर से आप रिजल्ट मालूम करें इस वेक्टर का तो ये आपको 45 रिजल्ट देगा, लेकिन एक वेक्टर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है उसका 45 डिग्री एंगल पॉसिबल नहीं है, एंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इस तरह करेंगे कि आप लोग 180 से कैलकुलेटर रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे y डिवाइड बाय x। ठीक है, कैलकुलेटर रिजल्ट को आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो θ2 180 डिग्री माइनस φ2। तो अब यहां पर अगर आप देख लें तो आपके पास θ2 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये आपके पास 135 डिग्री एंगल बनाएगा। अब ठीक है, ये एक्चुअल डायरेक्शन है। 45 डिग्री इज नॉट द एक्चुअल एंगल ऑफ अ वेक्टर लाई इन अ सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। 135 डिग्री इसका एक्चुअल एंगल है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास जो है इसमें x कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा, y कंपोनेंट भी आपके पास नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसमें ओनली टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव, सिर्फ टेंजेंट थीटा इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसमें आपके पास एक वेक्टर है, दिस इज सी वेक्टर, कैलकुलेटर आपको ये रिजल्ट देगा, कैलकुलेटर आपको ये रिजल्ट देगा φ3, ये कैलकुलेटर रिजल्ट होगा, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन तो आपके पास ये है, ये θ3 है। तो आप क्या करेंगे? θ3 आपके पास जो होगा 180 डिग्री प्लस φ3, कैलकुलेटर रिजल्ट को आप 180 डिग्री के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, आप इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स y बाय x, ये आपके पास θ3 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर लिख लो सी वेक्टर इज माइनस आई माइनस जे, मैं जानबूझ के ऐसे वेक्टर्स को ले रहा हूं तो कैलकुलेटर आपको चारों क्वाड्रेंट में 45 डिग्री रिजल्ट देगा। जानबूझ के मैं ऐसे एग्जांपल्स को ले रहा हूं। ठीक है, आपके पास φ3 tan इनवर्स माइनस माइनस आप नहीं ले 1 1 45 डिग्री, तो क्या एक वेक्टर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका एंगल 45 डिग्री हो सकता है? नो, उसका एंगल 180 और 270 के दरमियान होगा। तो आप क्या करेंगे? आप θ3 लेंगे which will be equal to 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और ये आपके पास 225 डिग्री। दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर है 225 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास हो गए। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखिए x कंपोनेंट इज पॉजिटिव, y कंपोनेंट आपके पास जो है इट इज नेगेटिव। ठीक है, x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट इज नेगेटिव, और याद रखिए ओनली cos थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसमें cos थीटा आपके पास पॉजिटिव होगा। कैलकुलेटर आपको ये रिजल्ट देगा, दिस इज φ4, ये कैलकुलेटर रिजल्ट होगा, लेकिन हम तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज में ये लेते हैं, ये आपके पास एक्चुअल एंगल होगा θ4। तो मैं क्या करूंगा? मैं 360 से अगर φ4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो थीटा एंगल आपके पास आ जाएगा। अब अगर मैं एक एग्जांपल इसका लूं, ये आपके पास डी वेक्टर है डी वेक्टर, दिस इज प्लस आई माइनस जे। आप देखिए इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट इज नेगेटिव, इट मींस द वेक्टर लाई इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वेक्टर लाई करे तो उसका एंगल 270 और 360 डिग्री के दरमियान होगा। 270 और 360 के दरमियान आपके पास एंगल होगा अगर एक वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेटर से रिजल्ट मालूम करूं, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1, ये आपके पास है 45 डिग्री। तो देखिए कैलकुलेटर ने फिर आपको 45 डिग्री रिजल्ट दिया, लेकिन 45 डिग्री एंगल एक वेक्टर जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे उसका नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे?
अब 360 में अगर लिख लो थीटा 4, 360 डिग्री, ठीक है, माइनस कैलकुलेटर रिजल्ट, ठीक है, आप कैलकुलेटर रिजल्ट से 360 से कैलकुलेटर रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करें, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं थीटा 4 360 डिग्री माइनस टेन इनवर्स y डिवाइड बाय x। तो आपके पास थीटा 4 बन गया 360 डिग्री माइनस 45, ये आपके पास 315 डिग्री आपके पास बन गया, which is the actual direction of vector D which lie in a fourth quadrant of the coordinate system। तो देखिए इन एग्जांपल्स को करने का मेरा मकसद ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंपोनेंट्स को देखें, कंपोनेंट से आपको पता चल जाएगा कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको रेंज ऑफ एंगल का पता चल जाएगा। अगर एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कैलकुलेटर आपको जो रिजल्ट देगा वही एक्चुअल डायरेक्शन होगा। अगर एक वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में, कैलकुलेटर आपको जो रिजल्ट देगा उसको आपने 180 से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अगर एक वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में, कैलकुलेटर आपको जो रिजल्ट देगा उसको आपने 180 के साथ ऐड करना होगा, ठीक है। अगर एक वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपने 360 से कैलकुलेटर रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब आपके पास एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जरूरी बात है। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स आपको बताएंगे कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैं अगर एक एमसीक्यू इस पे बना लूं, आपके पास है a is equal to 10 under root 3i minus 10j, then theta of the vector will be dash, which is basically the direction of vector। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आपके पास क्या होगा, ठीक है। ए ऑप्शन 30 डिग्री, ठीक है। बी ऑप्शन आपके पास जो है 130 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 215 डिग्री, और डी ऑप्शन आपके पास 330 डिग्री। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले देखिए वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव, वेक्टर लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दिस इज द आंसर, ठीक है। 330 आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट से है, और अगर आप सोल्यूशन करना चाहते हैं तो 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 डिवाइड बाई 10 अंडर रूट 3, दिस इज कैंसल, ये आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 360 माइनस 30, 330 डिग्री आपके पास आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना होगा कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने यह देखना होगा कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करें। तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, अगर आप लोगों को हर एक ऑप्शन एक एक क्वाड्रेंट से है तो फिर तो सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला आंसर होगा, अगर एक एक क्वाड्रेंट से आंसर किया उन्हें, ठीक है। और अगर जिस क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई कर रहे हैं तो एक से ज्यादा ऑप्शन उसी क्वाड्रेंट से है तो फिर मजबूरन आपको फिर सॉल्यूशन करना होगा। अगर मैं लिख लो एक एमसीक्यू, फोर्स आपके पास जो है, फोर्स दिस इज मैं लिख लेता हूं 20 न्यूटन आई माइनस 20 न्यूटन आई माइनस 20 अंडर द रूट ऑफ 3 न्यूटन जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ अ वेक्टर, एंगल ऑफ वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा सबसे पहले देखिए किस क्वाड्रेंट में है। मैं अगर इसी ये थर्ड क्वाड्रेंट से, मैं थर्ड क्वाड्रेंट से 2-3 ऑप्शंस आपको दे देता हूं, ठीक है। तो आंसर आपके पास क्या होगा, ये आप देखिए दोनों नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट से, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल 180 और 270 के दरमियान आपके पास होगा। मैं अगर लिख लो 120 डिग्री, बी ऑप्शन 60 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास जो है 240 डिग्री, और डी ऑप्शन आपके पास जो है 220 डिग्री। अब देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट से, ये आंसर नहीं है, ये फर्स्ट से, ये नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट से है, तो अब इसको हमने सॉल्व करना होगा, और सॉल्यूशन का तरीका क्या है, 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 20 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 20, दिस इज कैंसिल 60 डिग्री,
और थर्ड क्वाड्रेंट में हम 180 के साथ 60 को ऐड करते हैं तो 240 डिग्री आपके पास आंसर होगा। ठीक है, सो दीज आर द टू मॉडल एमसीक्यू फॉर द यूनिट। ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख लो एक एमसीक्यू कि आपके पास ए जो है -axi प्लस AYJ then theta is equal to dash। ठीक है, tan इनवर्स AY डिवाइड बाय AX, बी ऑप्शन आपके पास 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स AY डिवाइड बाय AX, सी ऑप्शन 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स AY डिवाइड बाय AX, डी ऑप्शन आपके पास जो है 360 डिग्री माइनस tan इनवर्स AY डिवाइड बाय AX। तो आप देखिए वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, X कंपोनेंट इज नेगेटिव, Y कंपोनेंट इज पॉजिटिव, द वेक्टर लाई इन अ सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दिस इज द पॉसिबल एंगल ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 180 से आप कैलकुलेटर रिजल्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास हो गया है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, जिसको हम एनालिटिक मेथड भी कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिक मेथड भी इसको हम कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड में हम क्या करते हैं, हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, सेम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास वेक्टर है a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk और b आपके पास जो है दिस इज bxi प्लस byj प्लस bzk, तो रिजल्टेंट आपके पास जो होगा दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b। तो देखिए आप x कंपोनेंट को x के साथ ऐड करें, y कंपोनेंट को y के साथ ऐड करें, z कंपोनेंट को z के साथ ऐड करें, तो ax प्लस bx i ay प्लस by j az प्लस bz के यूनिट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट आपके पास जो है, ठीक है, अब देखिए अगर आप x कंपोनेंट्स को ऐड करें रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा, अगर आप y कंपोनेंट्स को ऐड करें रिजल्टेंट का y आ जाएगा, अगर आप z कंपोनेंट्स को ऐड करें रिजल्टेंट का z कंपोनेंट आपके पास आ जाए। ठीक है, तो आपके पास रिजल्टेंट इज इक्वल टू rxi प्लस ryj प्लस rzk। याद रखिए अगर आप x कंपोनेंट्स को ऐड करें रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा, अगर आप y कंपोनेंट्स को ऐड करें रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाएगा, अगर आप z कंपोनेंट्स को ऐड करें रिजल्टेंट का z कंपोनेंट आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं a इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k, b आपके पास है 4i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि आप a प्लस b के मैग्नीट्यूड को मालूम करें, which is basically the magnitude of a resultant vector। मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस b को मालूम करें। मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं rx क्या होगा, ry क्या होगा, rz आपके पास क्या होगा। इसके वेक्टर फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं, rx वेक्टर, ry वेक्टर, rz वेक्टर, ये आपके पास क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, x कंपोनेंट को x के साथ ऐड करें। ठीक है, x को आप x के साथ 4 प्लस 2 6i माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3j प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4k, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब rx आपके पास 6, ry आपके पास 3, rz आपके पास 4। हाँ, अगर मैं ry वेक्टर फॉर्म लिख लो ये आपके पास माइनस 3j होगा, लेकिन अगर ry मैग्नीट्यूड हो वो 3 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ry मैग्नीट्यूड 3 होगा और ry वेक्टर फॉर्म आपके पास होगा वो माइनस 3j आपके पास होगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड में हम x कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं टू गेट द x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, हम y कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं टू गेट द y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, हम z कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं टू गेट द z कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर।
अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, द सम ऑफ ए एंड बी इज 2i minus 4j plus 2k and their difference is 4i minus 2j plus 6k। ए और बी का सम ये है और इनका डिफरेंस अगर आपको नहीं बताया कि ए माइनस बी माइनस, तो फिर आप ए माइनस बी करें, ये है। ठीक है, तो फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि ए वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर क्या होगा, ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए का वाई कंपोनेंट क्या होगा, ए का जेड कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है, आपके पास बी एक्स क्या होगा, बी वाई क्या होगा, बी जेड आपके पास क्या होगा। इवन इसके वेक्टर फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ए एक्स वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ए वाई वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ए जेड वेक्टर फॉर्म क्या होगा। ठीक है, बी एक्स आपके पास जो है वेक्टर फॉर्म क्या होगा, बी वाई वेक्टर फॉर्म क्या होगा, बी जेड आपके पास वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कितने एमसीक्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टेटमेंट एक ही है बट क्वेश्चंस 16 है। ये 16 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप स्टेटमेंट को देखें कि a प्लस बी आपके पास जो है a प्लस बी 2i माइनस 4j प्लस 2k। ठीक है, और a माइनस बी आपके पास जो है दैट इज 4i माइनस 2j प्लस 6k। अब देखिए अगर मैं लिख लो फॉर a, अगर मैं a को मालूम करना चाहता हूं तो देखिए a प्लस ये प्लस b के साथ माइनस माइनस है तो जस्ट इसके साथ लिख ले एडिंग। तो अगर हम एड करें b एंड माइनस b इज कैंसल, a प्लस a दिस इज 2a, 4 प्लस 2 6i माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6j प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8k। ये 2a है। अगर मैं a को मालूम करना चाहता हूं तो 2 को डिवाइड करें दोनों साइड पे, 3i माइनस 3j प्लस 4k। ये आपके पास a वेक्टर आ गया। अब ax अगर मैग्नीट्यूड है 3, ay मैग्नीट्यूड 3, az मैग्नीट्यूड 4, लेकिन अगर ay वेक्टर फॉर्म है तो माइनस 3j, ax वेक्टर फॉर्म है तो 3i, az वेक्टर फॉर्म है तो 4k। देखिए इसके साथ ही मैं लिख लेता हूं ax अगर आप देखिए 3, ay 3, az 4, ax वेक्टर फॉर्म है तो 3i यूनिट वेक्टर, ay माइनस 3j, az 4k। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं लिख लो फॉर बी वेक्टर तो बी देखिए यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो इसको भी प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग। आपको पता है सबट्रैक्टिंग में नीचे वाले जितनी भी आपके पास साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप सबट्रैक्ट करें प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ए और ए अब आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास रह गया 2b बिकॉज b प्लस b 2b, 2 माइनस 4 माइनस 2i माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2j प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4k। और अगर आप 2 को डिवाइड करें दोनों साइड पे तो b इज इक्वल टू माइनस i माइनस j माइनस 2k। ये आपके पास b वेक्टर बन गया है। माइनस i यूनिट वेक्टर, माइनस j यूनिट वेक्टर, माइनस 2k यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास bx अगर आप देखें bx वेक्टर फॉर्म माइनस i, by वेक्टर फॉर्म माइनस j, ये माइनस 2k। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड्स आप देखें तो 1, ये भी 1 और bz आपके पास 2। सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ मॉडल एमसीक्यू। ठीक है, तरीका सोल्यूशन का आपके पास जो है वो ये है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि सोल्यूशन अगर आप करें तो लंबा चौड़ा सोल्यूशन आप 10 मिनट में भी नहीं कर सकते। अगर मैं लिख लो a इज इक्वल टू 10 यूनिट और इसका एंगल जो है थीटा ऑफ a दिस इज 30 डिग्री, b आपके पास 20 यूनिट
ठीक है, और इसका बी आपके पास जो है 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। मैं आपसे पूछ सकता हूं, बल्कि डबल स्मॉल को ये थोड़ा सा स्मॉल मैग्नीट्यूड हम कर लेंगे, मैं इसको 4 यूनिट कर लूंगा, ठीक है, इसको मैं 3 यूनिट कर लूंगा, ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, वो भी ठीक है, लेकिन वैल्यूज थोड़ा सा बड़ा आता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूं R is equal to A plus B मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको आप लोग मालूम करें। मैं आपसे पूछ सकता हूं RX क्या होगा, RY क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो A का आप X कंपोनेंट मालूम करेंगे, A का Y कंपोनेंट, B का X, B का Y, फिर X कंपोनेंट्स ऐड कर रिजल्टेंट का X, ठीक है, फिर अगर आप Y कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे रिजल्टेंट का Y, लंबा चौड़ा कहानी है। लेकिन इसका तरीका क्या है, इसका बहुत आसान तरीका है। आप अगर दो वेक्टर्स के एंगल्स गिवन हो, इसका डिफरेंस निकाले, 120 डिग्री माइनस 30, ये 90, इट मींस द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। और याद रखें, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, ये लेट्स सपोज आपके पास A, ठीक है, ये आपके पास B, ये आपके पास B, ये आपके पास बन गया, दिस इज रिजल्टेंट, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है वही रिजल्टेंट का एक्स होता है, और जो अलोंग वाई एक्सिस होते हैं वही रिजल्टेंट का वाई होता है। तो जिसका एंगल स्मॉल होता है, आप अगर इसको देखें, ये देखें, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा। अगर मैं इस तरह हेड टू टेल रूल से मिला लूं इसको, ये हेड टू टेल रूल से, ठीक है, रिजल्टेंट आपके पास ये होगा, तो ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट का वाई, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको इस तरह ट्विस्ट करूं, इसके एंगल 30 डिग्री, इसके एंगल 120, तो फिर भी ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो जिस वेक्टर का एंगल स्मॉल होगा वो रिजल्टेंट का एक्स होगा, और जिसका लार्ज होगा वो रिजल्टेंट का वाई, ठीक है। तो अब देख सकते हैं A प्लस B दोनों परपेंडिकुलर है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। आर एक्स आपके पास क्या होगा, यही A 4 यूनिट, आर वाई आपके पास क्या होगा, यही आपके पास B यूनिट। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट का एक वेक्टर x होगा, दूसरा वेक्टर y कंपोनेंट होगा। अगर मैं एक दूसरा MCQ लिख लो, MCQ A आपके पास जो है A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 20 यूनिट, A का जो एंगल है थीटा A, ठीक है, मैं थीटा A लिख लूंगा, थीटा A आपके पास जो है मैं इसको लिख लेता हूं, दिस इज 40 डिग्री, और थीटा B आपके पास है, दिस इज 160 डिग्री, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो जल्दी से दोनों का डिफरेंस निकालें, 160 माइनस 40, ये आपके पास 120 डिग्री। और हमने एक ट्रिक पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हो और वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल बनाता हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपके पास वही होगा, 20 यूनिट, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री है और उनके मैग्नीट्यूड बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही होगा, ठीक है। सो दीज आर सम 3 मॉडल MCQs, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों को इंशाल्लाह। और इसके बाद जो है फिर हम इक्विलिब्रियम, ठीक है, और सम इंपॉर्टेंट फोर्सेस वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।